हेलो क्यूरीज व्हाट्सअप। तो आपका स्वागत है एक्सप्लेनर न्यूज चैनल पर। तो आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर। तो जिन लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो लोग पहले जाकर पिछले पार्ट्स देख लें। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है, तो उसे जाकर पहले देख लो, उसके बाद आकर इस वीडियो को देख लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि नैम घर आ गया होता है, लेकिन उसे उसकी डोर की नहीं मिल रही होती। तो नैम बोलता है कि क्या मैंने उसे पानी में गिरा दिया, अब मैं क्या करूं। तभी हम हैबियोल को देखते हैं जो जिम से आ रही होती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा ही थक गई है, बस अब घर जाकर आराम करूंगी। फिर वो नैम को देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है गैंग नैम यहाँ क्या कर रहा है और ये गीला क्यों है। और फिर नैम की गीले होने की वजह से उसे छींक आने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैबियल नैम को अपने घर में इनवाइट करती है और कहती है कि जल्दी अंदर आओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो नैम कहता है ओके, और फिर हैबियल नैम को टॉवल और उसके भाई के कुछ कपड़े देती है और कहती है कि तुम नहा लो, मैं ब्लैक स्मिथ को बुला लेती हूँ, मतलब ताला तोड़ने वाले को। तो नैम उसे थैंक यू बोलता है और फिर शावर लेने के लिए चले जाता है। और फिर हम नैम को शावर लेते हुए देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि इनकी कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। मैंने कभी उसे इस तरह से बर्ताव करते हुए नहीं देखा। अगली बार उसे मिलने दो, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, उसे पता लगा कर रहूंगा कि वो क्या छुपा रहा है। और फिर नैम अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि क्या मेरी बॉडी हमेशा से ही ऐसी ही थी, ये तो बहुत ज्यादा ही मस्कुलर है, और ऐसी बॉडी देखो, क्या बॉडी है इसकी, तुम लोग भी बॉडी बॉडी बनाओ यार। और फिर वो कहता है कि जाने दो, पहले कपड़े पहन लेता हूँ। और फिर ये यार अपने औजार को देखने लगता है और उसे देखकर शर्मा रहा होता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया है। और फिर इंक वहीं से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैंने की खोल ली, मैंने अच्छा काम किया है ना। तो नैम इंकी को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ से बाहर क्यों आ रहे हो, बेवकूफ। और फिर हम हैबियल को देखते हैं जो कि ब्लैक स्मिथ से बात कर रही होती है और नैम की आवाज सुनकर उसकी तरफ जाने लगती है। और मैम कम हियर चिल्ला रहा होता है, तो ये बोलती है कि चिल्ला क्यों रहा है, इसके साथ हुआ क्या है। और फिर वो बाथरूम के डोर को नॉक करती है और कहती है कि मैं अंदर आ रही हूँ, और उसके डोर ओपन करने से पहले ही इंकी डोर ओपन कर देता है और नैम इंकी से की लेने के चक्कर में बिना शर्ट पहने ही बाहर आ जाता है और हैबियल को लेकर नीचे गिर जाता है और उसका सर नीचे भिड़ने से बचाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और हैबियल ये देखकर शर्मा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है ऊपर से हटो बेवकूफ कहीं के। और नैम उसे सॉरी कहता है। यार मेरे हिसाब से तो इंकी इसकी हमेशा ही लंका लगा देता है, ये दोस्त नहीं साला दुश्मन है। और फिर हम सीओ को देखते हैं जो लाइब्रेरी में सो रहा होता है। मैंने कहा था ना ये साला कुछ पढ़ वढ़ नहीं सकता, ये बस लड़की के पीछे यहाँ आया है, क्या मतलब मेरा भी यही है। इसे छोड़ो, फिर हम देखते हैं कि वो अपने सर को डेस्क पर जोर से मारता है और कहता है कि इसने तो मुझे डरा ही दिया था साला, मैं ऑलमोस्ट स्लीप पैरालिसिस में चला गया था। और इसके शोर करने की वजह से पूरी लाइब्रेरी का ध्यान इसके ऊपर आ जाता है और ये सोचता है ये यार मैं तो लाइब्रेरी में हूँ, मुझे बस बाथरूम चले जाना चाहिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए। और फिर वो देयुन को देखता है जो कि बहुत मेहनत कर रही होती है और इसकी आवाज से थोड़ी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई होती। और फिर सोचता है कि बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रही है, क्या ये सच में लाइब्रेरी क्लोज होने के बाद घर जाने वाली है। और फिर इसका फोन आने लगता है और फिर सभी लोग इसे घूरने लगते हैं। और फिर हम इसके बगल वाले लड़के को देखते हैं जिसका दिमाग पूरा खराब हो गया होता है इसकी वजह से। ये भाई मुंह फुलाकर उसे देख रहा होता है और फिर ये अरे ये मेरा कॉल है और सॉरी बोलकर बाहर चल जाता है और कहता है कि कौन साला मुझे कॉल कर रहा है इस समय पर, अगर डेयुन का ध्यान इस पर आ जाता तो मेरी तो बेइज्जती ही हो जाती। फिर वो कॉल उठाता है और हेलो बोलता है और उधर से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि सीओ हो क्या, तुम अभी यहाँ पर आ सकते हो, हम लोग मुसीबत में हैं। तो सीओ बोलता है कि मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ और आज इसके क्लोज होने तक यहीं रहूंगा। तो वो बंदा कहता है कि क्या तुम लाइब्रेरी में हो, बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या, बकवास करना बंद करो, मैं मजाक नहीं कर रहा, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तो सीओ बोलता है हॉस्पिटल क्यों। तो वो बंदा बोलता है कि सारे सीनियर यहाँ पर हैं और ये सब ट्रांसफर स्टूडेंट की वजह से हुआ है। फिर हम जियोनो हॉस्पिटल को देखते हैं और सीओ वहां आते हुए उस लड़के से पूछता है कि सिर्फ तुम यहाँ पर क्यों हो। तो वो बंदा कहता है कि थैंक गॉड कि तुम आ गए। तो सीओ कहता है तुमने तो कहा था कि यहाँ पर सारे सीनियर भी हैं। तो वो कहता है कि वो लोग अंदर हैं और सीओ उनको देखकर शॉक हो जाता है और वो लड़का बोलता है कि ये सब उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने अकेले किया है जिसका नाम है गैंग नैम। और हम देखते हैं कि इन लोगों को बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से पीटा गया होता है। और हम यहाँ पर गीचैंग को देखते हैं जो कि शांति से बैठा हुआ होता है। सीओ उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, मैंने तो सुना था कि तुम पैसों से लोगों को इकट्ठा कर रहे हो। और ये सुनकर गीचैंग कांपने लगता है और सीईओ सोचता है कि ये सब क्या है, उस साले गैंगनैम ने तो कहा था कि वो इन सभी चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो क्या वो नाटक कर रहा था। और सीईओ उससे पूछता है कि क्या ये सब उस बैस्टर्ड ने अकेले किया है। और गैंगनैम का नाम सुनकर
इसकी फटने लगती है और ये बुरी तरह से कांपने लगता है। और फिर सीईओ इससे डराते हुए पूछता है कि क्या मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि क्या ये सब उस साले ने किया है। और फिर गीचैंग डरते हुए सीईओ से कहता है कि मैं तुम्हें सब बताता हूँ जो चीजें हमारे साथ हुई थी फ्राइडे को। फिर हम फ्राइडे का सीन देखते हैं जहाँ पर एक रेड हेयर गाय गीचैंग से बोलता है कि क्या ये वही साला है। और ये लोग ये सब नैम और उसके फ्रेंड्स को देखते हुए कह रहे होते हैं। और फिर हम जीहे को देखते हैं जो नैम से बोलती है कि नैम तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ है, ये बहुत ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। और हमेशा की तरह हैबियल होने इनको पीट रही होती है और बोल रही होती है कि तुम मुझसे पंगा लेना बंद करो। फिर हम इन बेवकूफों को देखते हैं जो कि नैम को देखकर उसकी तरफ जाने लगते हैं। और उनमें से एक लड़का कहता है वो तो बाकी बच्चों के साथ है ना। तो दूसरा बंदा कहता है कि वो लोग जल्दी ही अलग हो जाएंगे। फिर हम नैम और उसके दोस्तों को देखते हैं और हैबी उल हॉनेम से कहती है कि क्या तुम इस वीकेंड पर लाइब्रेरी जा रहे हो। तो हॉनेम कहता है कि हाँ मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। और जीहे नैम से बोलती है कि नैम तुमने तो कहा था कि तुम भी इस वीकेंड पर बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो। फिर नैम वहां पर रुकता है तो इसे देखकर हैबियल कहती है कि तुम रुक क्यों गए हो। और जीए कहती है कि क्या तुमने स्कूल में कुछ छोड़ दिया। तो नैम कहता है कि मुझे कुछ काम निपटाने हैं, तुम लोग पहले चले जाओ। तो हैबियल कहती है काम निपटाने हैं, और नैम वहां से चला जाता है। तो हैबियल कहती है कि इसके साथ क्या दिक्कत है, ये तुरंत ही चला गया। तो जीहे हैबियल से कहती है कि क्या तुम्हें आज नैम कुछ डिफरेंट नहीं लगा, जिस तरह से वो बात कर रहा था। और आज उसने हेयर वैक्स भी लगाया था और कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज भी लगाए थे। तो हैबियल सोचती है कि मुझे लगता है कि कुछ तो हुआ है क्योंकि ये आज पूरे दिन सो रहा था और ये सब मुझे परेशान कर रहा है। और जीए हैबियल को पकड़कर कह रही होती है कि नैम बहुत ज्यादा ही सेक्सी है और मैं उसके साथ एक पिक्चर भी नहीं ले पा रही हूँ, थू है मेरी जिंदगी पर। और हैबियल उसे खुद से चिपकने से दूर कर रही होती है। फिर हम उन बेवकूफों को देखते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि अब वो अकेले है। और फिर गीचेंग कहता है उसे फॉलो करो। और हम देखते हैं कि वो लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। और फिर रेड हेयर्ड गाय कहता है कि वो फिर से वापस गलियों में क्यों जा रहा है। तो गीचेंग कहता है वेल ये तो हमारे लिए अच्छा हो रहा है ना, इससे हमें उसे पीटने में बहुत ज्यादा ही आसानी होगी। मैं तो बस उस साले को जल्द से जल्द पीटना चाहता हूँ। फिर वो लोग नैम को देखते हैं जो कि बीच रास्ते पर खड़ा हो गया होता है। और गीचेन बाकियों से कहता है कि वो यहाँ पर है, लेकिन ये यहाँ खड़ा क्यों है, ये साला कर क्या रहा है। और वो लोग नैम के पास आने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि ये साला कांप रहा है, क्या ये रो रहा है। तो एक और बंदा कहता है हमें ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए। और हम नैम को देखते हैं जो कि शेक कर रहा होता है। और हम अगले पैनल में उसे पास से देखते हैं जो कि शेक कर रहा होता है, लेकिन वो डर से नहीं एक्साइटमेंट से शेक कर रहा होता है। और बहुत ज्यादा ही क्रीपी वे में हंसते हुए कहता है कि मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। फिर ये सारे बेवकूफ नैम के पास आ गए होते हैं। और फिर गीचेंग कहता है कि भौंक के दिखा ना, जैसे पिछली बार भौंक रहा था, क्यों डर गया है क्या। तो नैम उसे कहता है कि मुझसे मजाक करना बंद कर। तो फिर गीचेंग कहता है कि तेरे साथ क्या दिक्कत है, अब कुछ कह नहीं रहा। और उसके बाल खींचते हुए कहता है कि अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांग, तो शायद मैं तुझे थोड़ा कम दर्द दूंगा। तो नैम कहता है बकवास। तो गीचेंग कहता है क्या। और फिर नैम उसके हाथ पर एक पंच मारता है और फिर स्टैंस लेता है और उसके पीछे खड़े दोनों बंदों को एक एक पंच मारता है। और फिर से स्टैंस लेता है और गीचेंग के पेट में एक लात भरता है, जिससे ये लोग तीनों उड़कर दूर गिरते हैं और दर्द से कराने लगते हैं। और बाकी सारे लड़के ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर नैम गीचैंग से कहता है कि ये क्या बकवास है गीचैंग, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम पिछली बार की तरह फिर से जमीन पर पड़े रहोगे। तो फिर गीचैंग नैम को गाली देता है और ये सारे लड़के नैम की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। तो फिर नैम गीचैंग का कॉलर पकड़ता है और उसे दीवार में स्लैम करता है और कहता है कि तू ध्यान से देख। और हम देखते हैं कि नैम के शरीर से ब्लैक और आ रहा होता है। फिर गीचेंग नैम से पूछता है कि क्या करने वाला है तू। और हम तभी देखते हैं कि नैम के पीछे से एक लड़का उसे पंच मारने आ रहा होता है। तो नैम उसे इजीली डॉच कर लेता है और फिर उसका गला पकड़ के उसे दीवार में स्लैम कर देता है और फिर कहता है ऊप्स मुझसे कुछ ज़्यादा ही ताकत लग गई। फिर हम देखते हैं कि वही रेड हेयर गाय नैम के पीछे से उसे पाने से मारने आ रहा होता है, लेकिन नैम उसे फिर से इजीली डॉच कर लेता है और उसका हाथ पकड़ के उसे ज़मीन पर पटक देता है। और उसके बाद वो रेड हेयर गाय कहता है रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो नैम ये सुनकर रुक जाता है और वो रेड हेयर गाय कहता है कि क्या तुम सच में ये करने जा रहे हो, क्या तुम सच में उसे तोड़ने जा रहे हो, ऐसा मत करो, रुक जाओ। तो फिर नैम गीचेंग की तरफ देखता है और गीचेंग बहुत ज़्यादा ही डर गया होता है और डरते हुए सोच रहा होता है कि इस साले के साथ क्या दिक्कत है, ये पिछली बार की तरफ फिर से इस फाइट को एंजॉय कर रहा है। और हम देखते हैं कि नैम सच में एंजॉय कर रहा होता है और वो लड़का नैम से प्लीज बोल रहा होता है कि उसके हाथ को ना तोड़े, लेकिन नैम उसका हाथ तोड़ देता है और वो बहुत ज़्यादा ही कस के चिल्लाता है। और हम देखते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया होता है। फिर बाकी सारे लड़के नैम को पागल बोलने लगते हैं, लेकिन नैम इसके हाथ से खेल रहा होता है। और उनमें से एक लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि हमें भाग जाना चाहिए। तो दूसरा लड़का कहता है
कि डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग इसे अभी भी मार सकते हैं। वैसे इसने अभी तक नेम से मार नहीं खाई है, इसलिए इतना उड़ रहा है। और फिर नेम को गाली देता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है बे, कि तू हमें मार कर ऐसे ही चला जाएगा? आज तुझे पता चलेगा कि तूने किस गलत आदमी से पंगा लिया है। मैं तुझे इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि तू घर जाने के लायक भी नहीं बचेगा। और फिर ये चाकू निकाल लेता है। तो फिर नैम उस लड़के के हाथ को नीचे रखकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर हम उनकी चीखें सुनते हैं और गीचेंग कह रहा होता है कि इसके साथ क्या दिक्कत है, ये इन लोगों को इतनी इजीली कैसे मार रहा है। और हम देखते हैं कि नैम ने उन तीनों लड़कों की भुस्सी भर दी होती है। और जिस लड़के ने नाइफ लेके रखा था ये उसे भी एक पंच मारता है और उसके बाद उसे घसीटते हुए गीचेंग के पास ला रहा होता है। तो गीचेंग इससे कहता है कि मेरे पास मत आओ। तो नैम कहता है कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तुम ही तो वो पहले थे ना जो मेरे पास आए थे। और फिर वो उस लड़के के सर को दीवार में स्लैम करता है और वो लड़का गीचेंग से मदद मांग रहा होता है और नैम उसके सर में एक लात मारता है। ये देखकर गीचेंग बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि उस लड़के का सर का बुरा हाल हो चुका होता है। फिर नैम बोलता है कि क्या यहाँ पर सिर्फ 5 ही लोग थे? नहीं, यहाँ पर कुछ और हैं। फिर हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक लड़का कहता है कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, ये तो एक नर्ड है। और दूसरा लड़का कहता है कि मैंने सबको कहा था कि यहाँ से भाग जाने के लिए, चलो यहाँ से भागते हैं। फिर वो लोग दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और नैम काउंटिंग करके उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और गीचेंग नैम को जाते हुए देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है लेकिन गिर जाता है। और उसके बाद वो फिर से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन हम तभी देखते हैं कि नैम उन दोनों लड़कों को ठिकाने लगाकर गीचेंग के पास वापस आ गया होता है। तो गीचेंग नैम से कहता है कि ऐसा कैसे हुआ? तो नैम कहता है कि तुम तो एक प्यारे से चूहे की तरह लग रहे हो, कितने ज्यादा क्यूट हो तुम। और ये सुनकर इसकी फट रही होती है। तो फिर नैम कहता है कि चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारा फोन लेना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि हम तो स्कूल मेट्स हैं ना। और हाँ, इसीलिए इस तरह से एक्ट करना जैसे ये चीज कभी हुई ही ना हो। और हम देखते हैं नैम ने जिस आदमी को कॉल लगाया था वो आदमी उसके फोन को रिसीव करके उधर से कहता है कि हेलो, इट्स डायरेक्टर पार्क। तो जिन लोगों को समझ नहीं आया मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि इस ब्लैक एंटिटी ने नैम के शरीर को हिप्नोटाइज करके रखा था, मतलब कंट्रोल लेके रखा था पूरे फ्राइडे के दिन। इसलिए नैम को फ्राइडे के दिन का कुछ भी याद नहीं था और इसने ही पूरा फ्राइडे बिताया है नैम के शरीर में। और इसने गीचेंग के बंदों को भी पीटा था और गीचेंग के फोन से ही कॉल करके डायरेक्टर पार्क को बुलाया। डायरेक्टर पार्क वो बंदा है जो ब्रिज से नीचे कूद गया था पानी के अंदर, और उसने ये भी कहा था कि वो किसी से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। तो ब्लैक एंटिटी ने ही उसे फोन करके बुलाया था और फिर उसे हिप्नोटाइज करके पुल से नीचे कूदने के लिए मजबूर किया था। तो वीडियो में आगे बढ़ता है। तो जिस लड़के ने सीओ को हॉस्पिटल बुलाया था वो कहता है कि कितना ज्यादा डरावना है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट टोटली मॉन्स्टर है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि चीजें हाथ से बाहर जा रही है सीओ? फिर वो लड़का किसी चीज को देखकर साइलेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि सीओ बहुत ज्यादा ही हंस रहा होता है और कहता है कि वो मेरे साथ खेल गया। उस समय जब मैंने उससे सब कुछ पूछा था तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं था और मुझे लगा कि सच में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वैसे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहे थे। लेकिन मैं गलत था क्योंकि उस दिन मैंने उसकी थोड़ी सी झलक देखी थी, द डार्क मॉर्टल। मुझे बस यही सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि कोई चीज मैंने खोज ली है जो उस साले से रिलेटेड है। तो हमें ब्लैक एंटिटी का नाम पता चल गया है, वो डार्क मॉर्टल है, तो मैं अब उसे डार्क मॉर्टल ही बुलाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम किसी आदमी को कहीं पर बैठे हुए देखते हैं जिसके रूम को कोई नॉक कर रहा होता है और उसके बाद ओपन करके कहता है कि प्रोफेसर, आपसे कोई ओल्ड जेंटलमैन मिलने आए हैं। तो ये प्रोफेसर कहता है कि बोल दो कि मैं नहीं हूँ। तो वो बंदा कहता है कि उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ काम करते थे पहले। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नैम के अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पे नैम हैबियल को याद कर रहा होता है उस सीन को जब वो उसको लेकर जमीन पर गिर गया होता है। फिर वो पैर शेक करने लगता है और बोलता है कि नहीं रुक जाओ, इन सभी चीजों के बारे में मत सोचो। और बोलता है कि घर में अकेले रहना बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड लगता है, मैं बस चाहता हूँ कि ग्रैंडपा जल्दी ही आ जाए, अब मुझे सो जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रिंकी आ जाता है जो इसे गुड नाइट कहने लगता है। तो नैम इसे देख के डर जाता है और कहता है तुम फिर से। और फिर उसे उठाता है, जिस तरह से इसने उसे उठाया है भाई क्या ही बोलूं। और फिर इसे कहता है कि डिसअपियर मत होना अभी। तो फिर इंकी कहता है कि उस समय। तो नैम कहता है उस समय क्या? तो इंकी कहता है उस समय पर मैं कुछ बोले बिना ही चला गया था। तो नैम बोलता है क्या बोले बिना? तो इंकी कहता है हैबियल को हक करके कैसा लगा? और ये इसे टीज कर रहा होता है। फिर नैम को फिर से हैबियल वाले इंसिडेंट की याद आने लगती है और नैम ब्लश करने लगता है और फिर कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ लग रहा हूँ, और तुम्हारी वजह से मैं वहां पर एक बेवकूफ़ लग रहा था। तो इंकी इससे पूछता है कि क्या तुमने किस की? तो नैम बोलता है शट अप, मुंह बंद करो इडियट। और उसने इंकी के गाल खींच खींच कर सुझा दिए होते हैं।
तो इंकी कहता है कि बहुत ज़्यादा ही दुख रहा है, तुम बहुत ज़्यादा ही बुरे हो। तो नैम कहता है मुझे माफ़ करना, क्या मैं ज़्यादा ही हार्श हो गया था? क्या तुम ठीक हो? तुम फिर से अचानक से तो डिसअपियर नहीं होने वाले ना? तो इंकी कहता है कि शायद मैं हो जाऊं, क्योंकि मैं अभी भी थका हुआ हूँ। तो फिर नैम कहता है लेकिन फिर भी तुम वापस तो आ ही जाओगे, जैसे कि तुम हमेशा आ जाते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे और ग्रैंडपा की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो फिर इंकी नैम से पूछता है कि क्या तुम ग्रैंडपा को सच में इतना ज़्यादा पसंद करते हो? तो नैम कहता है कि हाँ, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। और फिर इंकी से कहता है कि हम लोग दोनों ही थके हुए हैं, तो चलो चुपचाप सो जाते हैं। तो इंकी मुंह फुलाकर इससे कहता है कि ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। फिर नैम इंकी से कहता है कि इंकी स्वीट ड्रीम्स, और ये लोग दोनों सो जाते हैं। फिर हम किसी बिल्डिंग नंबर 13 को देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा उसके कॉरिडोर में चल रहे होते हैं और फिर किसी से बोलते हैं कि मैं यहाँ पर प्रोफेसर जेंग जी वोंग से मिलने आया हूँ। तो एक लेडी कहती है कि आप प्रोफेसर को कैसे जानते हैं? तो ग्रैंडपा कहता है कि मैं उनके साथ 10 सालों से काम कर रहा था। तो वो लेडी कहती हैं कि हाँ, मैं समझ गई, कुछ देर रुक जाइए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं यहीं पे हूँ। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर प्रोफेसर जेंग जी वोंग के पास कोई सॉल्यूशन हुआ तो मेरा काम बन जाएगा। फिर उनकी नज़र किसी ट्रक पर जाती है जो लोग कुछ लोड करके ले जा रहे होते हैं, और उस चीज़ को देखकर ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये कुछ बॉक्सेस होते हैं जिन पर कुछ ब्लैक कलर का साइन बना होता है। फिर हम ग्रैंडपा के फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर उनसे कोई पूछ रहा होता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो कि उन सभी बॉक्सेस में है क्या? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं क्यूरियस भी नहीं हूँ, बस मैं अपना काम करना चाहता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें प्रोफेसर जैंग के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कैसे है, जबकि हम लोग सामान चुरा रहे हैं? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम भी ऐसा कैसे कह सकते हो, जबकि तुम भी उनके पास ही काम करते हो? तो वो आदमी कहता है कि मैं तो बस कह रहा था कि तुम अगर क्यूरियस हुए तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और तुम वैसे भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ही दूर जा रहे हो। तो ग्रैंडपा कहता है कि इसका सिंपल रीज़न है, मैं बस अपनी लाइफ दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ। कि ऐसे में मैं फुलिश लग सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अब यही चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ जीने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। और ऐसे ही मैं प्रोफेसर जैंग से मिला, जो कि अपनी लाइफ को दूसरों के लिए डेडिकेट कर चुके हैं, और मैंने डिसाइड किया कि मैं उनकी हेल्प करूंगा जब तक मैं कर सकता हूँ। और फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम उस लेडी को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा से कहती हैं कि प्रोफेसर आपका इंतज़ार कर रहे हैं लैब रूम नंबर 306 में। फिर हम इसी प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है, मतलब अपनी लैब में बैठा होता है। और फिर ये ग्रैंडपा को देखकर बोलता है कि बहुत ज़्यादा ही समय हो गया हमें मिले हुए, हम बहुत समय पहले मिले थे, लेकिन आप अपसेट क्यों लग रहे हैं? हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यहाँ पर सच में उदास होते हैं और इस आदमी से पूछते हैं कि मैंने अभी वही बॉक्सेस देखे जो हम लोग 10 साल पहले ट्रांसपोर्ट किया करते थे, द डार्क मॉडल प्रोजेक्ट वाले। और फिर ग्रैंडपा इस पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि 10 साल पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ था, और मैंने तुम्हारी जगह को इसीलिए छोड़ दिया था। फिर वो प्रोफेसर कुछ बोल नहीं रहा होता और फिर बोलता है कि हाँ, उसे बीते हुए 10 साल बीत चुके हैं और उसे कोई एविडेंस भी नहीं है। तो ग्रैंडपा उसका कॉलर पकड़ते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कोई उस प्रोजेक्ट में मर गया था, तो क्या तुम फिर से किसी को मारना चाहते हो? तो वो आदमी कहता है कि उस चीज को बीते हुए 10 साल हो चुके हैं और मुझे वैसे भी रिग्रेट है उस चीज का, लेकिन आप जानते हैं कि मैं रिसर्च के ऊपर गिव अप नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर ग्रैंडपा इस बात को सुनकर चुप हो जाते हैं और वो आदमी अजीब तरह से हंसते हुए कहता है कि अगर वो अभी भी जिंदा है तो हमारी रिसर्च करने में और ज्यादा प्रोग्रेस होगी, क्या पता वो फिर से रैम्पेज पे जाकर सभी लोगों को मार दे। और ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी को एक पंच मारते हैं और वो आदमी एक पंच से दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मैं समझ गया, ये तुम्हारा ट्रू नेचर है, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। क्या तुम्हें खुद शर्म नहीं आती तुम्हारे ऊपर? अब तुम मुझे खुद पर शर्म आने लगी है कि मैं तुम पर बिलीव करता था, तुम्हारे लिए काम करता था। और फिर उससे जाते हुए कहते हैं कि मुझे बस किसी लाइट की जरूरत है, अगर वो लेट हो गया है तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस लाइट को खोज के रहूंगा और सारी चीजें ठीक कर दूंगा। तो वो आदमी ग्रैंडपा से कहता है कि कुछ भी बकवास करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी एविडेंस नहीं है, वो बस एक एक्सीडेंट था, हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों की जिंदगी टिकी हुई है और एक पंच की वजह से ही इसके नाक से खून बहने लगता है, क्या कमजोर बंदा है। फिर ग्रैंडपा इसकी बात पर ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। और ये आदमी अभी भी ग्रैंडपा को कह रहा होता है कि आपके अचानक से यहाँ आने का रीजन क्या है, क्या आप मुझे बताइएगा? तो ग्रैंडपा कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है और वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस आदमी के नाक पर जो चोट लगी थी वो हील होने लगती है और ये कहता है कि मैं जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और इसे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और अब इसे पता भी चल गया, तो अब मेरे पास कोई और रीजन नहीं बचा है इसे जिंदा छोड़ने का। और हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा ही इविल तरह से हंस रहा होता है। तो गाइस मुझे लगता है कि इसके पास भी एक डार्क मॉडल है, तभी तो ये अपनी नाक को इतनी इजीली हील कर पा रहा है, और डार्क मॉडल को भी शायद इसी ने बनाया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है
और हम नैम को देखते हैं जो कि अपने फ्रिज को खोलकर उसमें कुछ खोज रहा होता है और फिर कहता है कि यहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। और फिर हम इंकी को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि जल्दी करो, मुझे जल्दी खाना ला के दो, मैं खाने के लिए रेडी हूँ। और भैया कांटे चम्मच लेकर रेडी हो गया होता है, वैसे इसने चॉपस्टिक ले रखी है। फिर नैम इंकी से कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें सुपरमार्केट जाना होगा। तो इंकी अपने कांटे चम्मच वहां से फेंकता है और बोलता है हाँ चलो चलते हैं, मैं रेडी हूँ। और ये अपने झोले लेकर तैयार हो गया होता है। तो नैम इससे कहता है कि कुछ देर रुक जाओ, मैं बस कपड़े चेंज करके आता हूँ। फिर हम सुपरमार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पर इंकी इससे कह रहा होता है कि ब्रोकली ले लो, ब्रोकली खाने में बहुत ज्यादा ही अच्छी होती है। तो नैम कहता है लेकिन तुम तो इसे नहीं खाते। तो इंकी कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही टेस्ट में बुरी होती है। फिर कुछ लोग फ्री सैंपल्स बांट रहे होते हैं और फ्री सैंपल्स का नाम सुनकर ये भुक्कड़ यहाँ पर खड़ा नहीं रहता, भागने की कोशिश करने लगता है और चिल्ला रहा होता है कि फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स। और नैम इसके मुंह में हाथ डालकर इसे रोकता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। तो एंकी कहता है कि मुझे जाने दो, वहाँ पर फ्री सैंपल्स मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये नैम को मीट बाय करने के लिए बोल रहा होता है। तो नैम बोलता है ये बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। तो ये क्रेडिट कार्ड बढ़ाता है और बोलता है कि ये देखो मेरा क्रेडिट कार्ड, तुम इससे खरीद सकते हो। तो ये बोलता है कि ये ग्रैंडपा का क्रेडिट कार्ड है, तुम्हारा नहीं। और फिर ये लोग सामान खरीद कर वहां से जाने लगते हैं। तो फिर नैम इंकी से कहता है कि इंकी, जब हम लोग सुपरमार्केट आए तो तुम गायब हो जाना। तो इंकी पूछता है ऐसा क्यों? तो नैम बोलता है बस ऐसे ही। और फिर नैम बोलता है कि उसे छोड़ो, चलो पहले घर चलते हैं और डिनर बनाते हैं। तो इंकी बोलता है कि हाँ। और फिर उनका ध्यान किसी चीज पर जाता है। ये बस होती है जो वहां आकर रुकती है और इससे हैबियोल उतरती है। और फिर हैबियोल और नैम एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे का नाम लेते हैं। फिर ये लोग दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं और हैबियोल इससे पूछती है कि तुम सुपरमार्केट गए थे घर के सामान लाने के लिए? तो नैम बोलता है कि हाँ, मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए गया था। तो हैबियोल बोलती है कि हाँ, तुम्हारी मॉम के लिए एक और दिक्कत। तो नैम बोलता है नहीं, ये दिक्कत सिर्फ मेरे लिए है। तो हैबियोल बोलती है तुम्हारे अकेले के लिए? तो नैम बोलता है कि हाँ, उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर हैबियोल कहती है कि दिखाना जरा मुझे क्या लिया है तुमने खाने के लिए, ये क्या है, रेमन और ब्रोकली? तो नैम बोलता है कि हाँ, मैं ब्रोकली रेमन बना के खाने वाला हूँ। और ये सुनकर ये शौक हो जाती है। और फिर नैम कहता है क्योंकि मैं कुकिंग में अच्छा नहीं हूँ तो मुझे लगा कि यही सही रहेगा। तो हैबियल बोलती है कि क्या तुम हमेशा ही ये खाते हो? तो नैम बोलता है कि हाँ, अक्सर यही खाता हूँ। तो वो कहती है कि ऐसी बॉडी रेमन खाकर तो मेंटेन नहीं हो सकती। और ये सुनकर नैम बोलता है बॉडी? तो हैबियल बोलती है क्या, कि कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं, घर मुझे भूख लगी है बहुत कस के। नैम बोलता है ठीक है। और फिर ये लोग दोनों वहां से घर जाने लगते हैं। फिर नैम इससे पूछता है कि क्या तुम जिम से घर जा रही थी? तो ये बोलती कि हाँ ऑफ कोर्स जाऊंगी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है। तो हम लोग घर आ चुके हैं, तो अपना डिनर अच्छे से एंजॉय करना। तो हैबियल इसे कहती है कि हाँ, तुम भी अपना एंजॉय करना, और इसके रेमन को देख रही होती है। फिर हम इंकी को देखते हैं जो कि गाना गा रहा होता है, बॉयल बॉयल बॉय डिलीशियस रामेन, आज हम लोग फिर से रेमन खाएंगे। और नैम भी इसके साथ गा रहा होता है। और कोई मुझे बताएगा इसके पास छोटे छोटे इक्विपमेंट्स कहाँ से आ जाते हैं? फिर कोई गेट पे नॉक करता है और इनका ध्यान उस पे जाता है। फिर नैम बोलता है कि इतनी रात को कौन है? तो फिर नैम गेट के पास जाता है और पूछता है कि कौन है? तो डोर के उस पार से आवाज आती है कि ये मैं हूँ। और वो गेट खोल देता है। और ये हैबियल होती है जो उसे कहती है कि अच्छा किया कि तुमने रेमन के पैकेट अभी तक खोले नहीं है, चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं मेरे घर पे। और फिर नैम बोलता है क्या? और फिर हम जिन्यू को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। और हैबियल उसे कहती है कि डिनर बन चुका है जिन्यू। तो वो उठता है और कहता है कि मैं बस सो गया था। और हैबियल से पूछता है कि तुम मेरी चेयर कहाँ ले जा रही हो? तो हैबियल कहती है गैंग नैम आया हुआ है डिनर के लिए, और वैसे भी तुम्हारी चेयर मेरी चेयर से बहुत ज्यादा बेटर है। तो ये सोचता है गैंग नैम। और फिर हम हैबियल की मॉम को देखते हैं जो कि नैम से कह रही होती है कि अच्छा तो तुम हो गैंग नैम। तो नैम उन्हें ग्रीट कर रहा होता है। और हैबियल का डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि मैं स्टीव को कहाँ रख दूँ, टेबल के ऊपर? और फिर हम देखते हैं कि जिन्यू को वहां आता है और कहता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो ये तो द बॉयफ्रेंड है ना। और ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए होते हैं। और फिर हैबियल उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे मुंह का कुछ कर दूंगी, मैं सच बता रही हूँ, तुम कुछ भी कभी भी बोल देते हो। तो ये कहता है कि मुझे माफ करना, तुम लोग वैसे भी फ्लर्टिंग स्टेज पे हो। तो हैबियल कहती है फिर भी तुम गलत हो। और फिर हैबियल की मॉम कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था लेकिन मुझे लगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। तो हैबियल कहती है आपने क्या सोचा था? और फिर हैबियल के डैड कहते हैं कि चलो बैठकर बात करते हैं, मैंने तुम्हें अभी अपना अप्रूवल नहीं दिया है, पहले तुम्हें मेरा अप्रूवल लेना होगा। तो हैबियल कहती है कि कौन से अप्रूवल की बात कर रहे हैं आप? और फिर हम इन्हें डिनर टेबल पे देखते हैं और हैबियल की मॉम नैम से कह रही होती है कि ओह, तो तुम वो बच्चे हो जो रिसेंटली हमारे यहाँ पर मूव हुए हो और तुम्हारे घर पर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, इसलिए तुम हमारे साथ खाने के लिए आए हो? तो नैम बोलता है कि हाँ। फिर हैबियल के डैड जिन्यूक से पूछ रहे होते हैं कि जिन्यू के तो तुम्हारी सेम स्कूल में ही जाता है ना?
तो क्या तुमने इसे देखा नहीं? तो जिन्यूक बोलता है कि हाँ मैंने कुछ बार देखा है इसे। और फिर हैबियल से पूछता है कि तुमने क्या मेरे क्लोथ्स देखे हैं? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उन्हें धोया था, लेकिन मैं उन्हें कहीं पर खोज नहीं पा रहा। फिर इन दोनों को अचानक से शौक लगता है और फिर नैम को याद आता है कि मैं तो शर्ट घर पे ही भूल गया। मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं शर्ट लाना ही भूल गया। और फिर हैबियल सोच रही होती है कि मैं भी इससे शर्ट मांगना ही भूल गई। फिर ये लोग दोनों एक दूसरे को देखकर नजरों से नजरों मिलाकर बात कर रहे होते हैं और हैबियल इसे कह रही होती है कि अभी कुछ भी मत बोलना और उसे बाद में रिटर्न कर देना, समझे? तो नैम बोलता है ठीक है। और फिर हैबियल बोलती है तुमने उसे वापस क्यों नहीं किया अभी तक? तो नैम बोलता है मैं बस भूल गया था। फिर जीनियो इन दोनों को देखकर बोल रहा होता है कि तुम दोनों आपस में ये क्या कर रहे हो? तो हैबियल की मॉम नैम से कह रही होती है कि तुम लोग दोनों एक ही क्लास में हो ना, ये हो कैसे गया? वैसे तुम बहुत ज्यादा हैंडसम भी हो और मैंने सुना है कि तुम स्मार्ट भी हो, आखिर कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? तो नैम बोलता है कि मैं आपकी तारीफ का हकदार नहीं हूँ। तो हैबियल की मॉम फिर नैम से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? तुमने हैबियल के बारे में क्या सोचा है? तो हैबियल कहती है मॉम प्लीज ये सारी बकवास मत करिए। तो हैबियल की मॉम कहती है कि इसमें क्या दिक्कत है, मैं तो बस पूछ रही थी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तो हैबियल कहती है कि हम लोग चुपचाप बस डिनर करते हैं ना। और फिर नैम इन लोगों को फैमिली टाइम गुजारते हुए देखकर अपनी फैमिली को याद करने लगता है। और ये याद आते ही हम देखते हैं कि उसकी बैड मेमोरीज उसे याद आने लगती हैं और वो अपने ही पेरेंट्स को अपने छोटे रूप के साथ डिनर करते हुए देखता है। और हम देखते हैं कि वो छोटा रूप नैम की तरफ देखता है और उसके बाद नैम बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तुम रो क्यों रहे हो? और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिटिल नैम नैम को देखकर रोने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वही डार्क मॉर्टल जो गैंग नैम को वश में करने की कोशिश करता है, वो नैम को कहता है कि गैंग नैम, क्या तुम्हें याद है वो सभी लोग मारे गए थे फैमिली डिनर के समय, जैसे अभी ये लोग फैमिली डिनर कर रहे हैं उसी तरह से। तो नैम बोलता है मारे गए थे? तो डार्क मॉर्टल बोलता है कि हाँ वो मारे गए थे। नैम पूछता है लेकिन किससे मारे गए थे? और फिर हम देखते हैं कि वहां पर इंकी आ जाता है और नैम से कहता है कि भूल जाओ इसके बारे में, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और हम देखते हैं कि इंकी और डार्क मॉडल दोनों ही डिसअपियर हो जाते हैं। और फिर हैबियल की मॉम नैम से कह रही होती हैं कि नैम तुम्हारे मम्मी पापा क्या काम करते हैं? और हम देखते हैं कि नैम कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता और उसकी मॉम ये देखकर शॉक हो जाती है और हैबियल भी ये देखकर शॉक हो जाती है। और फिर वो नैम को आवाज़ देने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? और जब वो उसे टच करती है तो हम तब देखते हैं कि नैम रो रहा होता है और ये देखकर हैबियल शॉक हो जाती है और नैम बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया होता है क्योंकि उसका ध्यान टेबल पे था ही नहीं। और फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि ये है क्या? और हम देखते हैं कि हैबियल के डैड हैबियल की मॉम से कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा ही अच्छा खाना बनाया है हनी। तो हैबियल की मॉम कहती है क्या ये इतना ज़्यादा टेस्टी है? तो जिनियो कहता है कि हाँ ये सच में टेस्टी है। और फिर नैम से कहती हैं कि तुम अच्छे से खाओ नैम। तो नैम बोलता है हाँ शुक्रिया। फिर हैबियल का ध्यान नैम के टेबल पे जाता है जहाँ पर उसके आंसू गिरे होते हैं। और फिर हम इन दोनों को डिनर के बाद बाहर देखते हैं जहाँ पर हैवियल इससे पूछ रही होती है कि आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है ना, और मुझे माफ़ कर देना मेरे पेरेंट्स की वजह से, वो लोग कुछ ज़्यादा ही बोल गए है ना, और तुम वैसे भी पूरे दिन आज मेरे ही घर पे थे। तो नैम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सच में इंजॉय किया और मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे लोग हैं। और फिर ये आसमान की तरफ देखने लगता है और हैबियल इसे देखकर ब्लश कर रही होती है और फिर इससे पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ डिनर के टाइम कुछ गलत हुआ था, तुम अचानक से जोन आउट हो गए थे? तो नैम बोलता है नहीं, असल में मुझे कुछ पुराने दिनों की याद आ गई थी। एक्चुअली मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था जब मैं छोटा था, तो और अगर सच बताऊं तो मुझे शायद उनके चेहरे भी याद होंगे। तो मैं सोचता था कि अब इस पर दुखी होकर क्या फ़ायदा है, लेकिन मैं गलत था। फिर हैबियल इससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जब चाहो तो अब हमारे साथ खाने के लिए आ सकते हो। और वैसे भी मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें पसंद करते हैं और वैसे भी नेबर्स तो फैमिली ही होते हैं ना। तो नाम इसे कहता है कि ठीक है, थैंक यू। और फिर हैबियल अपने फैमिली को नैम के बारे में बता रही होती है और अपनी मॉम से कहती है कि इसीलिए उसे हमारे घर पर खाने आने दीजिएगा। तो हैबियल की मॉम कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और मैं कुछ भी पूछे जा रही थी। और हाँ वो खाने के लिए ज़रूर आ सकता है हमारे यहाँ पर। और पूछती है कि क्या वो स्कूल में सही कर रहा है, और हैबियल कहती है कि हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है, सारे किड्स और टीचर उसे पसंद करते हैं। तो हैबियल के डैड कहते हैं कि हनी हम लोग रेस्टोरेंट से कुछ पैक कर लिया करेंगे। तो हैबियल की मॉम कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, जब हम रेस्टोरेंट से आते हैं तब हम उसके लिए कुछ पैक कर लिया करेंगे, उसके लिए खुद से खाना बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता होगा। और फिर जिन्यूक से कहती हैं कि जिन्यूक वैसे भी हम लोग नेबर्स हैं और तुम उसके सीनियर भी हो स्कूल में, तो उसकी टेक केयर करना। फिर हम नैम के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सो रहा होता है और इंकी उसके पीछे से उसके सर पर पेट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि इंकी के अंदर से भी वैसा ही ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। और हम फिर से उस बिल्डिंग नंबर 13 को देखते हैं, उसी प्रोफेसर लैब में, और हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं
जो कि किसी से पूछ रहा होता है कि डायरेक्टर पार्क कहाँ है। तो वो आदमी कहता है कि असल में उनकी बैक टूट गई है, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। तो ये जो आदमी अभी इस प्रोफेसर से बात कर रहा है, इसी आदमी के पास पहले ग्रैंडपा पूछने गए थे कि डार्क मॉडल को नैम के शरीर से निकालने का क्या सॉल्यूशन है। तो इसने कहा था कि बस जो डार्क मॉडल को होल्ड करता है उसकी जान लेनी होगी, तभी डार्क मॉडल शरीर से निकलता है। और यही वो आदमी था जो ग्रैंडपा के फ्लैशबैक में भी था, जो कि ग्रैंडपा से पूछ रहा था कि तुम इस आदमी के लिए काम क्यों करते हो। और फिर ये प्रोफेसर इससे कहता है कि कितना बेकार है, ये पेपर्स ले जाओ और उससे साइन करवा के ले आओ और उसे विजिट भी कर लेना। तो ये कहता है यस सर। और उसके बाद फिर ये कहता है कि हाँ वैसे ये बूढ़ा आदमी अचानक से मिलने क्यों आया था, क्या इसके पीछे कोई रीज़न था। तो ये सोचने लगता है और फिर से ये प्रोफेसर पूछता है क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है और क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। तो ये आदमी कहता है कि नहीं, इसके बारे में तो मैंने आपसे पहली बार सुना है, लेकिन हमें मिले हुए बहुत ज़्यादा ही समय हो गया था और आपके बोलने से पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि वो यहाँ पर आया हुआ है। तो ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो कॉरिडोर में जा रहा होता है। उसके बाद वो किसी लिफ्ट के सामने रुकता है और उसके बाद उससे नीचे जाने लगता है और सोचता है कि वो दोनों ही उस बच्चे को बचाना चाहते हैं एक अफेक्शन की वजह से। और हम देखते हैं कि जब इसने ग्रैंडपा से कहा था कि डार्क मॉडल को मारने का एक ही उपाय है कि उसके बॉडी होल्डर को जान से मार दिया जाए, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह सकता। और ये कहता है कि और दूसरे को वो इसलिए चाहिए क्योंकि वो उसे अपना लैब रैड बना सके। और हम देखते हैं कि इस आदमी ने वैसे भी ग्रैंडपा से ये कहा था कि अगर वो जिंदा होगा तो हमारी रिसर्च में और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। और फिर ये बंदा कहता है लेकिन वो लोग दोनों ही गलत हैं, वो एक मॉन्स्टर है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, बस ये मैटर करता है कि हमें उसे मार देना चाहिए। और हम देखते हैं कि इसने अपने बाड़े के गुंडे बुलाए होते हैं और ये नैम की सुपारी दे रहा होता है उन्हें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनयुक अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है। फिर उसका ध्यान नैम के ऊपर जाता है जो कि बटरस्कॉच के साथ खेल रहा होता है। और फिर जिनयुक सोचता है कि नैम यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में। और नैम बटरस्कॉच से कह रहा होता है कि क्या तुमने अच्छी से नींद ली बटरस्कॉच। और हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक अंकल आते हैं और नैम उनसे हेलो अंकल कहता है। फिर वो अंकल कहते हैं कि तुम फिर से यहाँ पर बैठे हो और कहते हैं कि तुम ही ने यहाँ पर सारा कचरा इकट्ठा किया है ना। तो नैम कहता है कि हाँ मैंने ही किया है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा तो मैंने कर दिया। तो वो अंकल कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ। तो नैम कहता है कि कोई बात नहीं है, मुझे करने का मन कर रहा था इसलिए मैंने कर लिया। तो अंकल कहते हैं कि चलो कम से कम मैं तुम्हें एक ड्रिंक तो खरीद के दे सकता हूँ। तो नैम उन्हें थैंक यू बोलता है। और फिर अंकल बोल रहे होते हैं कि तुम जैसे अच्छे बच्चे अगर हर जगह हो तो कहीं पर भी गंदगी नहीं होगी, लेकिन हाँ हमेशा हर जगह अच्छा मत बनना, नहीं तो अच्छे लोगों का एडवांटेज लिया जाता है बहुत बुरी तरह से। और हम देखते हैं जिन्यूक इन दोनों को देख रहा होता है और फिर जिन्यूक अपनी और हैब्यूल की पुरानी कन्वर्सेशन के बारे में याद करता है जहाँ पर वो हैब्यूल से पूछता है कि हैब्यूल अभी वो किसके साथ रहता है। तो हैब्यूल कहती है कि वो अभी अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है। तो जिन्यू कहता है कि क्या नैम अच्छा है। तो हैबिल कहती है कि हाँ तुम कह सकते हो कि वो अच्छा है, असल में वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है क्योंकि वो अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है और ये ध्यान में नहीं रखता कि उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। और फिर जिन्यू पुरानी बातें याद करने लगता है जहाँ पर होनेम के लिए नैम ने गीचेंग से लड़ाई की थी। और फिर उसकी मॉम की बातें भी याद करने लगता है जब उसकी मॉम ने कहा था कि जिन्यू तुम्हें नैम का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि तुम उसके सीनियर हो। और फिर जिन्यू स्कूल जाने लगता है और कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि हैबियोल तुम्हें भी अपने भाई के साथ स्कूल जाना चाहिए। तो हैबियोल कहती है मैं अभी नहीं जाना चाहती, जिन्यू वैसे भी स्कूल कमेटी का मेंबर है इसलिए वो जल्दी सुबह जाता है, मैं जल्दी नहीं जाना चाहती। तो उसकी मॉम कहती है कि चलो तब मेरे लिए डिशेस बना दो। तो हैबियोल कहती है लेकिन मैंने कल भी तो ये किया था ना। तो उसकी मॉम कहती है तो ठीक है तुम वहां पर साफ सफाई कर दो। तो हैबियोल कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर हम जिन्यू को देख रहे होते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है, फिर उसका ध्यान किसी के ऊपर जाता है और ये नैम होता है जो अभी भी बटरस्कॉच के साथ खेल रहा होता है। और फिर जिन्यू बोलता है कि ये अभी भी यहाँ पर है। और फिर हम देखते हैं कि नैम बटरस्कॉच के साथ खेल रहा होता है और वहाँ पे दो बच्चे होते हैं जिनमें से एक लड़की कह रही होती है कि ओपा नूरोंग हमेशा आपके साथ ही क्यों खेलती है, वो आपको इतना ज़्यादा पसंद करती है क्या। और उसके बगल का लड़का कहता है कि मैं भी बटरस्कॉच के साथ खेलना चाहता हूँ। तो फिर नैम बटरस्कॉच को कहता है कि मुझे स्कूल जाना होगा बटरस्कॉच, अब तुम इन लोगों के साथ खेलो। और फिर वो लड़की नैम को बाय करने लगती है और हम देखते हैं कि बटरस्कॉच नैम को जाने नहीं देना चाहती। और वो लड़का बटरस्कॉच से कहता है कि बटरस्कॉच नैम भैया को स्कूल जाना है, तुम हमारे साथ खेल सकती हो। फिर हम देखते हैं कि नैम का ध्यान जिन्यू के ऊपर जाता है और वो जिन्यू लेकिन नैम अभी भी उसके साथ ऑकवर्ड होता है। फिर जिन्यू को उससे कहता है कि हेलो। तो नैम कहता है कि हाँ। फिर जिन्यू को उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई फाइट कर रहा है। तो नैम कहता है ऐसा नहीं है। तो जिन्यू कहता है कि अगर तुमसे कोई भी पंगा ले तो मुझे
जरूर बताना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तो नैम कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जीनियो कहता है कि मुझसे तुम कैजुअली बात कर सकते हो। तो नैम कहता है क्या कहा आपने? तो जीनियो कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकते हो, इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तो नैम कहता है थैंक यू ह्यूम। तो जीनियो कहता है कि हाँ बिल्कुल इस तरह से। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर नैम और हैबियुल बैठ के एक साथ बात कर रहे होते हैं। और हैबियुल नैम से कहती है कि क्या सच में मेरा भाई स्माइल कर रहा था और उसने ये सब कहा तुम्हें? मैं बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हूँ क्योंकि ऐसी चीजें वो किसी के लिए नहीं कहता, शायद वो तुम्हें बहुत ज्यादा ही पसंद करता है। तो नैम कहता है क्या सच में? तो नैम पूछता है कि क्या वो सच में कभी स्माइल नहीं करते? तो हैबियुल कहती है कि असल में हम लोग जब छोटे थे जिस जिन्यू ऐसा नहीं था, वो बहुत ज्यादा ही बातें करता था और सभी के साथ घुल मिल कर रहता था और बहुत ज्यादा ही खेल कूद करता था। लेकिन ये सब मिडिल स्कूल से स्टार्ट हो गया। शायद ये सारी चीजें मेरी वजह से ही चेंज हुई। मैं तुम्हें अपना पास्ट बता रही हूँ क्योंकि तुमने भी मुझे अपना पास्ट बताया था, लेकिन जिन्यू से ये सब मत कहना कि मैंने तुम्हें ये कहा है। तो नैम उसे ओके कहता है। फिर हैबियुल हमें बताती है जब हम लोग छोटे थे तब जिन्यू को ट्रेनिंग करने का बहुत ज्यादा ही जुनून था क्योंकि उसे बड़ा होकर एमएमए फाइटर बनना था। और हम देखते हैं कि जिन्यू अपने कोच से ट्रेनिंग ले रहा होता है और उसका कोच कह रहा होता है कि तुम्हें अपने टांगों को स्प्रेड करके रखना चाहिए और अपने गार्ड को अप करके रखना चाहिए प्रॉपरली। और फिर हैवियल कहती है कि मॉम डैड और मैं हम लोग हमेशा उसे सपोर्ट करते थे और चीयर करते थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन्यूक मैच जीत गया होता है और उसकी पूरी फैमिली उसे चीयर कर रही होती है। ऐसी फैमिली सभी को चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। फिर हैवियल कहती है कि लेकिन मेरा एक बहुत ज़्यादा ही बुरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी बहुत ज़्यादा सीरियस सर्जरी हुई और मुझे बहुत समय तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। और हैवियल कहती है कि मॉम और डैड काम और मेरा ध्यान साथ में रख रहे थे, इसलिए उन्हें जिन्यू के लिए कोई भी समय नहीं मिल रहा था और वो जिन्यू के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जिन्यू के यहाँ पर मैच जीत कर ट्रॉफी लेकर आया होता है, लेकिन उसके डैड हैबियुल की मॉम से कह रहे होते हैं कि हनी मैं जल्दी ही हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन्यू का अकेला रह गया होता है और हैबियुल बोलती है कि तभी से जिन्यू ने बोलना बंद कर दिया। वो सभी से कम बातें करता और अपना सारा समय अकेले ही बिताता। मुझे लगा कि ये सारी चीजें मेरी वजह से ही हो रही हैं। फिर हम जिन्यू को देखते हैं जो कि ट्रॉफी ले जा रहा होता है और फिर उसे कोई बुलाता है कि हे जिन्यू किधर आओ। तो जिन्यू उसकी तरफ देखता है और ये गीचेंग होता है और ये साला बचपन में भी बदमाश था, देखो क्या कर रहा है। ये दीवार पर पेंटिंग कौन करता है? क्या तुम्हारे घर के पास के बच्चे दीवार पर पेंटिंग करते हैं? करते हैं तो मुझे जरूर बताना क्योंकि मैंने ऐसा नहीं देखा कभी। फिर हम देखते हैं कि गीचेंग इससे कह रहा होता है कि तू अकेला क्यों घूमता रहता है जिन्यू, क्या तुम्हारे साथ खेलना चाहेगा? तो जिन्यू थोड़ी देर सोचता है और इन लोगों के साथ अपनी ट्रॉफी को फेंक कर चल देता है। और गीचेंग इससे कह रहा होता है कि मैंने सुना है तू वर्कआउट वर्कआउट करने में बहुत ज्यादा ही मगन रहता है, तो तू तो फाइटिंग में बहुत अच्छा होगा यार। और फिर हैवियल कहती है और उसने कहा कि वो ट्रेनिंग छोड़ना चाहता है। और समय ऐसे ही बीतता रहा और हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आए। फिर हम हैवियल को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है और फिर उसका ध्यान किसी चीज के ऊपर जाता है और ये जिन्यू होता है जिसने किसी को पीटा होता है। और गीचेंग उस लड़के से कह रहा होता है कि देखा मैंने कहा था ना तू जिन्यू से नहीं जीत पाएगा, तू जिन्यू से कमजोर है, समझा। और फिर हैविल कहती है कि मैंने उस दिन देखा कि जिन्यू कितना ज्यादा बदल चुका है। और फिर हैविल जिन्यू को बुलाती है और फिर रोने लगती है और हमसे कहती है कि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि मुझे लगा कि जिन्यूक ने अपनी ट्रेनिंग मेरी वजह से छोड़ी है, वो अपना एमएमए मेरी वजह से छोड़ना चाहता है, हमारी फैमिली अलग हो रही है और ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही थी। और फिर मुझे लगा कि जिन्यूक ने अपना माइंड किसी चीज़ के लिए बना लिया है। और हम जिन्यू को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है कि मुझे सभी लोगों को एक साथ लाना होगा। और फिर हम जिन्यू को देखते हैं जो कि अपने कोच के पास आ गया होता है और कहता है कि मुझे फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो उसका कोच कहता है कि तू क्या बकवास कर रहा है और तू ये सारी चीजें अभी कह रहा है? मैं तेरे जैसे आदमी को ट्रेन नहीं करना चाहता और वैसे भी तू तो अब गैंगस्टर बना फिरता है। तो जीनी कहता है कि मैं सच में फिर से सारी चीजें स्टार्ट करना चाहता हूँ जैसे मैं पहले था। तो उसका कोच कहता है कि तू बकवास करना बंद कर। और फिर उसके बगल वाले पर्सन से कहता है कि जाओ इसके साथ एक स्पार करो। तो बंदा कहता है क्या मैं? तो कोच कहता है कि हाँ, वैसे भी ये इतना तो काबिल होगा ही, कुछ इम्प्रूव कर गया हो। मैं इसकी स्किल देखना चाहता हूँ कि इसने कितनी ज्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है। और हाँ, बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना, बिल्कुल रियल फाइट करना। फिर हम कोच को देखते हैं जो कि फाइट देख रहा होता है और उससे कहता है कि क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? तू अभी तक उसके ऊपर एक सिंगल स्ट्राइक भी नहीं लैंड कर पाया है और अभी से तेरा स्टेमिना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि जिन्यू बहुत ज्यादा हांफ रहा होता है और कोच इससे कहता है कि तू तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो तू उसे मारेगा क्या? तुझे रिंग से बाहर ही आ जाना चाहिए। और फिर वो बंदा भी जिन्यू से कहता है कि कोच सही कह रहे हैं, तुम्हें अभी रिंग से बाहर आ जाना चाहिए, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। जब तुम बकवास कर रहे थे तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था। और भाई मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि ये बड़ा आदमी ऐसा क्यों कह रहा है। वैसे भी ये उससे बड़ा है ना, तो ट्रेनिंग नहीं भी करेगा तो जीन्यू से तो जीत ही जाएगा ये। और फिर ये जीन्यू के ऊपर मुक्के बरसाने लगता है और कहता है कि तुम शुरू से ही इस फाइट को हार चुके थे। और जीन्यू इसके पंच को ब्लॉक कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये मेरा लास्ट चांस है,
ये मेरा लास्ट चांस है, मैं यही सोचकर यहाँ पर आया था। और वो बंदा फिर से जिन्यू को एक पंच मारता है और कोच कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और जिन्यू कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, शायद मुझे प्रैक्टिस करके इससे अगली बार लड़ना चाहिए। और फिर वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और वो अपने दांत कसता है और कहता है कि ये मेरा लास्ट चांस है, और अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी लगा के कोई भी अगला नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाला। और कोच और वो पर्सन इस चीज़ को देखकर शॉक हो गए होते हैं। और जिन्यूक ने उस आदमी को अपनी पूरे स्टेमिना से पकड़ लिया होता है और उसे उठाकर पटक देता है, और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ के अपने दोनों हाथों से उसके ऊपर पंच बरसाने स्टार्ट कर देता है। और वो बंदा कह रहा होता है कि ये क्या बकवास हो रही है, अभी तो ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। और इसने मार मार कर उस बंदे की बुद्धि खटका दी होती है और उस बंदे के नाक से खून भी आ रहा होता है। और फिर जिन्यू को रुक जाता है और वो बंदा कहता है कि ये क्या हुआ, क्या ये बेहोश होने वाला है। और हम जिन्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर वो बंदा कोच से कहता है कि कोच, अगर मैं कहूँ तो इसे जिम से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा फाइटर बनेगा। तो कोच कहता है, क्या तुम बकवास कर रहे हो, मैं तो इसे देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था कि ये वापस आ चुका है। मैं बस चाहता था कि ये कोई लेसन सीखे, क्योंकि ये इतने समय से बकवास कर रहा था। अगर मैं इसे तुरंत ही ले लेता तो ये दोबारा ऐसी चीज़ें कर सकता था। और फिर हैबिल कहती है कि जिन्यूक ने फिर हम लोगों से घुलना मिलना शुरू कर दिया और हमारी फैमिली फिर से पहले जैसे हो गई। और मैंने भी अपने भाई को फॉलो किया और वर्कआउट करना शुरू कर दिया, ताकि मैं अपने सर्जरी के इंजरीज को और ज़्यादा अच्छे से हील कर सकूँ। और मॉम और डैड और मैं, हम लोग तीनों जिन्यू के लिए बहुत ज़्यादा ही सॉरी फील करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वजह से ही वो हमारी फैमिली से अलग हो गया था। और हम यहाँ देखते हैं कि एक बंदा हैबिल को देखकर कह रहा होता है जिन्यू से, ये तुम्हारी बहन है ना, ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग कर रही है, मैंने सुना है कि तुम्हारी वजह से एक्सरसाइज करती है। और फिर नैम से कहती है कि मुझे लगता है कि इसीलिए जिन्यू तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि वो तुम में खुद को देखता है, और तुमने तो वैसे भी उससे बहुत ज़्यादा बुरा समय देखा है। फिर नैम ये सुनता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होनेम नैम को कह रहा होता है कि चलो बाथरूम चलकर अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो नैम कहता है ठीक है। फिर हम मैन के रेस्ट रूम को देखते हैं, जहाँ पर जिन्यू आ रहा होता है। और फिर जिन्यू को देखकर नैम कहता है, हे ह्यूंग, आप कैसे हैं। और होनेम ये देखकर शॉक हो जाता है। और फिर जिन्यू नैम से कहता है कि क्या तुम अभी जिम से आ रहे हो। तो नैम कहता है हाँ, और होनेम उसे ग्रीट करता है कि हेलो ह्यूंग। और फिर हम देखते हैं कि उनका ध्यान किसी के ऊपर जाता है और ये गीचेंग होता है, जो कि नैम को देखकर डर रहा होता है। और फिर नैम इससे कहता है कि हम लोग फिर से मिल गए। और नैम ये नॉर्मली कह रहा होता है, लेकिन फिर भी इसे नैम बहुत ज्यादा ही डरावना दिख रहा होता है और ये नैम से डर रहा होता है। और फिर जिन्नी किससे कहता है कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये साले का फेस बहुत ज्यादा ही डरावना है। और फिर नैम को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है जो ये बोल रहा होता है। और फिर ये कहता है कि तुमने फिर से ऐसा किया, और ये वहां से भाग जाता है और सोच रहा होता है कि ये साला हरामी जीनियो के साथ इतना ज्यादा क्लोज कब से हो गया। फिर जीनियो किसे कहता है कि नैम, जैसा कि मैंने तुम्हें सुबह में कहा था, अगर तुमसे कोई भी पंगा ले तो मुझे जरूर बताना। फिर जिन्यू को वहां से जाने लगता है और होने मुझसे कहता है कि नैम, तुम जिन्यू के साथ इतना ज्यादा ही क्लोज कब से हो गए। तो नैम कहता है आज। फिर होने नैम से कहता है कि वाह भाई, ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है, अब स्कूल में तुझसे कोई पंगा वंगा नहीं लेगा। तो नैम बोलता है ऐसा है क्या। तो होनेम बोलता है कि हाँ, क्योंकि जिन्यू ह्यूंग बहुत ज्यादा ही हेट करता है कि लोग उसके पीपल्स, मतलब उसके साथियों के साथ पंगा लें, वो उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता। फिर हम देखते हैं कि कोई गीचेंग को पंच मार रहा होता है और ये कुछ बंदे होते हैं जो कि उससे कहते हैं कि गीचेंग, तुझे अच्छे से बताना होगा कि हमारे सारे बंदे हॉस्पिटल में टूटे फूटे क्यों पड़े हुए हैं और तुम बिल्कुल ठीक हो। तो गीचेंग कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, वो जो फ्रेशमैन है, ट्रांसफर स्टूडेंट गैंग नेम, उसी ने सभी को मारा है। तो वो बंदा इसे एक लात मारता है और बोलता है कि साले एमएफ, तुझे क्या लगता है कि तू ये बकवास करेगा और मैं तेरी बातें मान लूंगा। तो गीचेंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, उसी ने ये सब किया है। तो वो बंदा कहता है तो इसी वजह से वो बंदे कह रहे हैं कि उन्होंने कभी इस बंदे का नाम ही नहीं सुना है। तो गीचेंग बोलता है क्या कहा तूने। तो बंदा कहता है कि उन लोगों ने कहा कि उन लोगों को तूने कुछ बंदे बुलवा कर मरवाया है। और हम देखते हैं जिस बंदे ने ये सब इमेजिन भी कर लिया होता है, और वो कहता है कि हमने उनसे गैंग नेम के बारे में भी पूछा। और वो बंदा सच में इस रेड हेयर गाय से पूछ रहा होता है कि गीचेंग ने कहा कि तुम लोगों को गैंग नेम नाम के किसी बंदे ने मारा। तो वो रेड हेयर गाय कहता है क्या, कौन, वो कौन है। और वहां पर जितने भी लोगों ने मार खाई होती है वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, हम लोग तो उसे नहीं जानते, वो बच्चा है कौन। और उसके बाद ये लड़का गीचेंग को और मारता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा भी लीव क्यों करूंगा बे, जब उन लोगों ने कहा कि वो गैंग नेम को नहीं जानते हैं और तुमने ही उन्हें पिटवाया है, जो मार खाएगा वो झूठ क्यों बोलेगा। और फिर ये बंदा किसी को देखकर रुक जाता है और ये गीचेंग के पंटरों को देखकर रुक गया होता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग इस बंदे के दोस्त हो, और अगर तुम लोग इसके दोस्त हो तो चुपचाप यहाँ आकर झुक कर बैठ जाओ। और गीचेंग इनकी तरफ देख रहा होता है और ये तीनों कहते हैं नहीं, हम लोग तो इस बंदे को जानते ही नहीं है। और गीचेंग इनकी तरफ ब्रोकन हार्ट की तरह देख रहा होता है, भाई चीट कर दिया इन लोगों ने इसके ऊपर। और फिर ये बंदा उनको कहता है डरपोक साले। और हम देखते हैं कि तभी जिन्यू क्लासरूम में एंटर करता है और इस बंदे को
गीचेंग को मारते हुए देखता है और बोलता है कि तू क्या इस तरह देख रहा है बे। और तभी हम देखते हैं कि जिन्हों ने इसके मुंह पर एक लात मारी होती है और एक ही लात से ये बंदा दूर उड़कर बेंचेस पे जाकर गिरता है। सारे बच्चे ये देखकर शॉक हो जाते हैं और उस लड़के के दोस्त में से एक बंदा कहता है कि तू है कौन बे साले। तो जिन्हों कहता है एक दोस्त। और ये सुनकर गीचेंग शॉक हो जाता है। तो बंदा कहता है कि तुझमें बहुत ज्यादा एक गट्स है साले, तुझे लगता है कि तू हमसे लड़के जीत जाएगा, तू हमें जानता भी हम कौन है। तो जिन्हों कहता है तुम लोग कचरे हो। और ये सुनकर ये तीनों गुस्सा हो जाते हैं और फिर जिन्यू गीचैंग से कहता है कि जल्दी उठो गीचैंग। फिर हम देखते हैं कि ये बंदा जिन्यू के ऊपर पंच मारने आ रहा होता है, लेकिन जिन्यू इसे बहुत इजीली डॉज कर लेता है और उसके बाद इसे एक लॉक लगाता है और बहुत ज्यादा ही ताकत लगाकर इसके गले को क्रश करने लगता है और इस बंदे का दम फूलने लगता है। और इसके दोनों दोस्त जिन्यू से कह रहे होते हैं कि इसे छोड़ दे साले, तू इसे छोड़ता क्यों नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, वो मर जाएगा। और जिन्यू को लाते मारने लगते हैं और फिर कह रहे होते हैं कि ये साला अभी भी इसे नहीं छोड़ रहा, ये साला फकर कहीं का। और जिन्यू को मारते हुए कह रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है कि जैसे मैं किसी दीवार में लात मार रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं में से एक बंदा चेयर को उठाता है और जिन्यू को ऊपर मारता है और हम देखते हैं कि इससे जिन्यू का सर फट गया होता है और उसके सर से खून भी आने लगता है। और फिर वो दूसरा बंदा उससे कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, तू उसके सर में क्यों मार रहा है, क्या तू उसे मारना चाहता है। तो बंदा बोलता है अबे गलती से लग गया। और फिर हम देखते हैं कि जिन्यू उनके पाँव को पकड़ता है और दोनों को नीचे घसीटता है और दोनों का मुंह पकड़ के जमीन में दबाना शुरू कर देता है और कहता है कि एक और बार वो बकवास करो और उसके बाद मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ही डरावना लग रहा होता है और इसके सर का खून इसकी आंखों से नीचे गिर रहा होता है और ये इन दोनों का मुंह और ज्यादा जोर से दबाने लगता है और फिर ये दोनों डर कर वहां से भागने लगते हैं। उस बंदे को भी ले जाते हैं। वैसे फिर जिन्यू गीचेंग से पूछता है कि तू ठीक तो है ना। तो गीचेंग कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो जिन्यू वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो गीचेंग कहता है कि मुझे लगता है कि तू ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया, तो उसके साथ क्लोज मत होना, वो साला तुझे बेवकूफ बना रहा है, वो पूरी तरह से एक डेविल है, उस साले की बातों में मत आ। तो जिन्यू कहता है कि तू पागल हो गया है साले, अब तो बस कर, मैंने उससे कितनी बार देखा है और मैं उससे बहुत अच्छे से भी मिला हूँ, वो एक काइंड लड़का है, वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो गीचेंग कहता है क्या तूने उससे पास से देखा है, तू ऐसा नहीं कर सकता और उस बैस्टर्ड की वजह से मेरी पूरी लाइफ बेकार हो चुकी है। अब वो सीनियर्स फिर से मेरे पास कल आएंगे जैसे कि वो आज आए थे। तो जिन्यू कहता है वो तेरे पास नहीं आएंगे, वो मेरे पास आएंगे, वैसे भी मैंने उन्हें बहुत ज्यादा ही पीटा है। और जिन्यू कहता है कि और तुझे क्या लगता है कि ये कब तक चलने वाला है, वैसे भी ये तेरे लिए आखिरी साल है और तू अगले साल सीनियर बन जाएगा और उसके बाद तुझे ग्रेजुएट होकर सोसाइटी में तो उतरना ही पड़ेगा। और तुझे क्या लगता है कि तू बिना किसी प्रिपरेशन के तू सोसाइटी में रह भी पाएगा। मेरे हिसाब से तो तुझे अब सुधर जाना चाहिए गीचेंग, अभी देरी नहीं हुई है। और ये बोलकर जिन्यू वहां से चला जाता है और हम गीचेंग को देखते हैं जो कि अकेला वहां पर बैठा हुआ होता है। सो इस पार्ट में हुआ ऐसा है कि हमें पता चल गया कि नैम के मम्मी पापा का मर्डर हुआ था और वो भी डाइनिंग टेबल पे ही, लेकिन हमने तो शुरुआत में कुछ और ही देखा था। और हमें ये भी पता चल चुका है कि उस ब्लैक एंटिटी का नाम डार्क मॉर्टल है और उसे किसने बनाया है। तो बस अब इंतजार इस बात का है कि नैम को कब पता लगेगा कि उसके अंदर कोई ब्लैक एंटिटी है इंकी के अलावा भी, और उसका नाम डार्क मॉर्टल है, और वो कब ये सब पता करेगा कि ये सारी क्या चीजें, और कब बदला लेगा अपने मम्मी पापा के मौत का। तो ये तो पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मुझे माफ करना कि वीडियो मतलब लेट हो गई थी, मैं कुछ काम में फंस गया था इसलिए वीडियो लेट हो गई। अगली बार से वीडियो टाइम पे ही आएगी। और भाई 1 घंटे की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही समय लगता है, तो लॉन्ग वीडियोस बनाने में समय लगता है, इसलिए मैं जल्दी नहीं बना पाता। लेकिन अगली बार से वीडियो जल्दी आएंगी और मतलब लंबी भी होंगी अच्छी खासी। और हाँ, मैंने एक बंदे को देखा जो मुझे कमेंट करके बोल रहा था कि इस मानवा को एक्सप्लेन करो। तो भाई पहले मैं उस मानवा को पढ़ूंगा और अगर अच्छी लगी तो मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा, तो तुम चिंता मत करो। तो ठीक है, ओके बाय, लाइक सब्सक्राइब कर देना।